नमस्कार, 10 का एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आप तक पहुंचा रहे हैं ये सबसे बड़ी खबर। मैनपुरी के रण में डिंपल यादव आज अपना नामांकन दाखिल करती हुई नजर आएंगी। आज डिंपल यादव अपना पर्चा दाखिल करेंगी। दोपहर 1 बजे से 2 बजे के बीच ये नामांकन दाखिल आज किया जाएगा और इस दौरान अखिलेश यादव समेत तमाम दिग्गज समाजवादी पार्टी के मौजूद रहेंगे और अखिलेश यादव के साथ में शिवपाल सिंह यादव भी आज इस दौरान नामांकन के दौरान वहां मौजूद रहेंगे। प्रोफेसर राम गोपाल यादव, धर्मेंद्र यादव और तेज प्रताप भी मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मैनपुरी के रण में आज डिंपल यादव नामांकन करती हुई नजर आएंगी, क्योंकि मैनपुरी की सीट मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद में यह सीट खाली हुई थी, जिसके बाद में लगातार ये कहा जा रहा था कि आखिर मैनपुरी सीट से जो विरासत है उस विरासत को आखिर कौन संभालेगा। हालांकि यह भी कहा गया इस बीच कि शिवपाल सिंह यादव को भी सीट मिल सकती है या फिर परिवार के ही किसी सदस्य को यहां से प्रत्याशी बनाया जाएगा, जिसके बाद में डिंपल यादव के नाम पर मोहर लगाई गई, उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया। अब परिवार की जो जिम्मेदारी है वो भी निभाएंगी और साथ ही सियासत की जिम्मेदारी भी डिंपल यादव निभाएंगी। दोपहर 1 बजे से 1 से 2 के बीच में नामांकन करती हुई नजर आएंगी। एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसके, जिस तरीके से देखा जाए तो डिंपल यादव को चुनावी मैदान में उतारा गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से, तो ऐसे में बीजेपी की तैयारी यह है कि किसी भी तरीके से शिकस्त दी जाए इस सीट पर और सेंधमारी की जाए समाजवादी पार्टी के गढ़ में। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो समाजवादी पार्टी के लिए कहीं ना कहीं ज्यादा चुनौती है। चुनौती इसलिए है कि लगातार अगर हम मैनपुरी सीट की बात करें तो समाजवादी पार्टी के कब्जे में रही है। समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। जो समाजवादी पार्टी के बेस वोट बैंक है, जिसमें यादव और मुस्लिम आते हैं, वो दोनों कहीं ना कहीं इस सीट पर बड़ी संख्या में है। ये सीट लगातार, चाहे वो मुलायम सिंह यादव हो, खुद अखिलेश यादव हो या फिर समाजवादी पार्टी के दूसरे जो नेता हैं, वो लगातार इस सीट से चुनाव जीतते रहे हैं। और इस बार जब मुलायम सिंह यादव का निधन हो चुका है और उसके बाद ये सीट खाली हुई है, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से डिंपल यादव को मैदान में उतारकर एक कोशिश की गई है कि सहानुभूति का जो वोट है उसको बटोरा जाए और कहीं ना कहीं ये सीट जीतकर दोबारा से समाजवादी पार्टी के खाते में कोई भी रिस्क नहीं लिया और सीधे तौर पर अपनी पत्नी डिंपल यादव को इस सीट से चुनाव प्रचार में उतारा है। अब देखना यह है कि किस तरीके से ये सारी चीजें होती हैं और अखिलेश यादव कैसे अपनी सीट को बचा पाते हैं। हालांकि इसके पहले अगर हम देखें तो लगातार अखिलेश यादव की तरफ से कोशिशें जरूर की गई, लेकिन चाहे वो आजमगढ़ की सीट रही हो या उसके अलावा अगर हम देखें तो रामपुर की सीट रही हो, वो बचा नहीं पाए थे। और इस बार कहीं ना कहीं चुनौती उनके लिए भी है और लगातार भारतीय जनता पार्टी भी कोशिश कर रही है कि इन सारी चीजों को लेकर बेहतर ढंग से काम किया जाए, ताकि एक बेहतर परफॉर्मेंस समाजवादी पार्टी की हो। और बीजेपी भी लगातार कहीं ना कहीं कोशिशें कर रही है कि जो चीजें हैं उनको बेहतर ढंग से आगे बढ़ाया जाए। निश्चित है कि कहीं ना कहीं लगातार अखिलेश यादव भी कोशिश करेंगे कि अपनी सीट को बचाए रखा जाए। बीजेपी जहां एक रणनीति के तहत लगातार आगे बढ़ रही है, रणनीति साफ है कि वो सीटें जिन पर भारतीय जनता पार्टी पहले कमल नहीं खिला सकी, उन सीटों पर कमल किस तरीके से खिलाया जाए, कैसे वो सीटें कब्जे में ली जाए, उसको लेकर बीजेपी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी लगातार क्षेत्रीय समीकरण और जातीय समीकरण बैठाने की कोशिश कर रही है। अखिलेश यादव भी पूरी तरीके से कोशिश में लगे हुए हैं कि वो इस सीट को बचाए रखें। हालांकि आज डिंपल यादव करीब 1 बजे कलेक्ट्रेट पहुंचेंगी, जहां वो अपना नामांकन पत्र भरेंगी। लेकिन महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कौन प्रत्याशी होगा और उसके बाद, क्योंकि सत्ता में भी भारतीय जनता पार्टी है, उत्तर प्रदेश से लेकर केंद्र तक की सत्ता में बीजेपी काबिज है। ऐसी स्थिति में किस तरीके से इस सीट को, जो कि समाजवादी पार्टी का गढ़ कही जाती है, उसको बीजेपी जीतने में कामयाब होती है। तो कहीं ना कहीं चुनौतियां दोनों तरफ से है। अखिलेश यादव के लिए ज्यादा चुनौती है कि अपने गढ़ को किस तरीके से बचाए रखा जाए। तो निश्चित है अब देखना यह है कि जब आजमगढ़ और रामपुर अखिलेश यादव खो चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में मैनपुरी को वो कैसे बचाएंगे। साथ ही साथ रामपुर की जो विधानसभा की सीट है वो भी आजम खान की अपनी खुद की सीट है और लगातार आजम खान और उनके परिवार के लोग इस सीट से जीतते रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरी बड़ी चीज ये है कि अगर आज शिवपाल यादव इस नामांकन में शामिल होते हैं
तो एक और मैसेज कहीं न कहीं कन्वे करने की कोशिश अखिलेश यादव की तरफ से होगी। जी क्योंकि डिंपल यादव जहां मुलायम परिवार की बहू है और वो खुद मैदान में है, अखिलेश यादव की पत्नी है, और ऐसी स्थिति में अगर शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव जैसे जो समाजवादी पार्टी के बड़े चेहरे हैं, जी अगर इस नामांकन में शामिल होते हैं तो एक पॉलिटिकल मैसेज भी अखिलेश यादव की तरफ से देने की कोशिश होगी। हालांकि अभी तक शिवपाल यादव के शामिल होने को लेकर आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं है, लेकिन ऐसी सूचनाएं हैं कि वो शामिल हो सकते हैं। जी। जी आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव ही क्यों अपना प्रत्याशी बनाया है? क्या इसके अलावा और कोई नाम नहीं है? क्योंकि अगर डिंपल यादव के अगर पॉलिटिकल करियर की अगर हम बात करें तो उन्होंने 4 चुनाव लड़े अभी तक और 4 में से 2 पर उन्हें हार मिली, 2 पर उन्होंने जीत मिली। अभी आखिरी जो चुनाव उन्होंने 2019 में लड़ा था लोकसभा का, उसमें भी उन्हें हार मिली थी। तो ऐसे में आखिर डिंपल यादव ही क्यों? क्या वाकई इतना भरोसा है कि मैनपुरी की जो विरासत है उसे वो बचाकर कायम रख पाएंगी? बिल्कुल ये बड़ा सवाल जरूर है, लेकिन अगर हम देखें तो मुलायम सिंह यादव जो कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक रहे, संरक्षक रहे, उनकी तरफ से लगातार ये कहा गया था कि वो आखिरी चुनाव लड़ रहे हैं और दोबारा इस सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे। जी हालांकि इस बार उनका निधन हो गया और सीट खाली हो गई। लेकिन कहीं न कहीं चुनौती जरूर है समाजवादी पार्टी के लिए, लेकिन डिंपल यादव को उतारने के पीछे संभवतः यही रणनीति अखिलेश यादव की रही होगी कि अगर परिवार का कोई व्यक्ति खड़ा होता है तो उसको कहीं न कहीं जो सहानुभूति वोट है वो जी जरूर मिलेगा, क्योंकि सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ है। और ऐसी स्थिति में अगर परिवार का कोई व्यक्ति मैदान में आता है तो कहीं न कहीं उसको वो सहानुभूति वाला वोट मिल सकता है जो लोग सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी या सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव से जी जुड़े हुए थे। चूंकि डिंपल यादव मुलायम सिंह यादव की बहू है, तो ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी के लिए ज्यादा मुफीद साबित हो सकती हैं। हालांकि कितना फायदा इसका होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, जी लेकिन डिंपल यादव की अगर हम बात करें तो जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस दौरान वो कन्नौज से निर्विरोध सांसद भी चुनी गई हैं, जो कि बिल्कुल अपने आप में एक सीधे तौर पर एक कीर्तिमान है। और अब जी देखना यह है कि जब वो मैनपुरी जो कि उनके ससुर की सीट है, उस पे वो खुद पर्चे भरने जा रही है, इसको वो बचाती है, अखिलेश यादव कैसे आते हैं ये भी देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। जी। जी एक और मेरा सवाल है कि आखिर शिवपाल सिंह यादव जो कि लगातार नजर आ रहा था कि कहीं ना कहीं विरोध कर सकते हैं अगर किसी और को प्रत्याशी अगर बनाया गया, लेकिन अब जब डिंपल यादव को प्रत्याशी बनाए तो ऑब्वियस सी बात है कि वो सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से अखिलेश यादव लगातार कोशिश करते रहे हैं कि परिवार के कुनबे को एकजुट रखा जाए, जी यही वजह है कि जिस तरीके की खबरें हैं कि शिवपाल यादव इस नामांकन में शामिल हो सकते हैं, तो सीधे तौर पर चूंकि शिवपाल यादव अखिलेश यादव के चाचा हैं और डिंपल यादव के चाचा ससुर हैं, और ऐसी स्थिति में अगर वो इस नामांकन में शामिल होते हैं तो सीधे तौर पर एक मैसेज जरूर देने की कोशिश अपने गढ़ में होगी कि परिवार एक साथ खड़ा है। हालांकि शिवपाल यादव इस नामांकन में शामिल होंगे या नहीं, अभी भी इस पर संशय बरकरार है, क्योंकि अभी तक आधिकारिक तौर पर घोषणा शिवपाल यादव या उनकी पार्टी की तरफ से नहीं की गई है। अब देखना यह है कि अगर वो जाते हैं तो किस तरीके का मैसेज देने की कोशिश अखिलेश यादव की तरफ से होगी और क्या वो ये पॉलिटिकल मैसेज देने में कामयाब होंगे। जी अगर वो कामयाब होते हैं तो कहीं ना कहीं एक मजबूत स्थिति जरूर अखिलेश यादव की इस चुनाव में दिखाई देगी। जी। ये तो बात हो गई समाजवादी पार्टी की। अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की तो अभी तक प्रत्याशी के नाम का भी ऐलान भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया है। आखिर किस बात का इंतजार किया जा रहा है? क्योंकि सपा ने तो प्रत्याशी का ऐलान भी कर दिया है, आज नामांकन भी हो रहा है, तो बीजेपी किस चीज का इंतजार कर रही है अभी? बिल्कुल, अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो बीजेपी एक एक कदम फूक फूक कर रखती है और कहीं ना कहीं चाहे वो चुनाव छोटा हो या बड़ा हो, बीजेपी पूरी रणनीति के साथ आगे बढ़ती है। जी जहां तक मैनपुरी का सवाल है, सीधे तौर पर ममतेज साक्य का नाम सबसे ऊपर चल रहा है। हालांकि 3 लोगों का पैनल भारतीय जनता पार्टी यूपी कोर कमेटी की तरफ से फाइनल किया गया है, जिसको केंद्रीय नेतृत्व को भेजा गया है, अंतिम जी मोहर वहां से लगनी है। लेकिन एक चीज महत्वपूर्ण यही है कि बीजेपी कहीं ना कहीं ममतेज साक्य के नाम को लेकर ज्यादा आसान्वित है। अब देखना यह है क्या ममतेज साक्य मैनपुरी से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी को भी इंतजार है कि जो उत्तर प्रदेश बीजेपी है कि केंद्रीय नेतृत्व इस नाम पर मोहर लगा दे। हालांकि बीजेपी में चाहे वो क्षेत्रीय समीकरण हो, जातीय समीकरण हो, लगातार बैठाकर ही कोई भी चुनाव लड़ा जाता है। अब देखना यह है कि जब 3-3 प्रत्याशियों का पैनल भारतीय जनता पार्टी यूपी यूनिट की तरफ से केंद्रीय नेतृत्व को दिया गया है, जी जिसमें मैनपुरी की सीट भी शामिल है, उसके अलावा रामपुर की भी सीट शामिल है, उसके अलावा मुजफ्फरनगर की खतौली सीट भी शामिल है। जी तो किस तरीके से केंद्रीय नेतृत्व नामों पर मोहर लगाता है, यह देखना
खासा महत्वपूर्ण होगा। हालांकि न्यूज वन इंडिया लगातार अपने दर्शकों को बता रहा है कि किस तरीके से तीन तीन जो लोग हैं उनका पैनल इन तीनों सीटों के लिए बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने, जिसको केंद्रीय नेतृत्व को भेजा है। अंतिम मोहर का इंतजार है और संभवतः आज से लेकर कल तक किसी भी वक्त भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक प्रत्याशियों की घोषणा की जा सकती है। जिस तरीके से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी जो है इस पर सबसे ज्यादा जो नजर है वो है दो सीटों पर, एक रामपुर की विधानसभा सीट जिस पर उपचुनाव होना है और मैनपुरी सीट, और इन दोनों ही सीटों पर अभी तक प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ी जबरदस्त रणनीति कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जरूर बना रही होगी, क्योंकि इससे पहले जो रामपुर का उपचुनाव हुआ था और आजमगढ़ का जो उपचुनाव हुआ था उसमें भी रणनीति बनाई गई और रणनीति के तहत ही सेंधमारी की गई समाजवादी पार्टी के गढ़ में, और यही रणनीति इस बार भी कोशिश भारतीय जनता पार्टी अपनाने की करती हुई नजर आ सकती है हमें। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि बीजेपी अगर हम मैनपुरी सीट की बात करें या फिर रामपुर की सीट की बात करें, ज्यादा ध्यान उस पर इसलिए दे रही है और क्षेत्रीय जातीय समीकरण बैठाने की कोशिश कर रही है। यही एक वजह है कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी को घोषित नहीं किया है, क्योंकि बीजेपी हर चीजें देख कर चल रही है, किस तरीके से रणनीति होगी, कैसे चीजों को अपने पक्ष में किया जा सकता है। लगातार इन सारी चीजों को लेकर मंथन लखनऊ से लेकर दिल्ली तक चल रहा है। और यही वजह है कि अगर हम मैनपुरी की बात करें तो सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की सीट है। अखिलेश यादव पूरी कोशिश करेंगे कि इस सीट को बचाए रखा जाए। वहीं अगर हम रामपुर सीट की बात करें तो आजम खान कद्दावर नेता हैं समाजवादी पार्टी के, और वो कहीं न कहीं लगातार इस सीट से जीतते रहे या फिर उनके परिवार का कोई सदस्य इस सीट से जीतता रहा है। और ऐसी स्थिति में अब जब चुनाव होने जा रहा है तो चुनौती आजम खान के साथ ही समाजवादी पार्टी के लिए भी है कि अपने गढ़ की सीटों को वो किस तरीके से बचा पाती है। ये देखना खासा महत्वपूर्ण होगा। हालांकि इसके लिए थोड़ा इंतजार जरूर करना होगा और देखना होगा कि क्या वास्तव में लोग अखिलेश यादव को दोबारा से हम कहें कि सहानुभूति पूर्वक इस सीट को जीतने में कामयाब बनाते हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी इन सीटों पर काबिज होती है। ये खासा महत्वपूर्ण होगा। लेकिन एक बात बिल्कुल निश्चित है कि बीजेपी हो या फिर समाजवादी पार्टी हो, दोनों के लिए करो या मरो की स्थिति जरूर है। बिल्कुल, ये स्थिति तो बनी हुई और इसके लिए हमें इंतजार भी करना होगा 8 दिसंबर का, जब नतीजे आएंगे इस सीट पर, इन तीनों ही सीटों पर। तो मैनपुरी, रामपुर और खतौली के लिए उम्मीदवार के नाम का ऐलान भारतीय जनता पार्टी आज कर सकती है। केंद्रीय नेतृत्व को 3-3 नाम भेज दिए गए हैं। चलिए आपके पास वापस आते हैं इसके। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब लखनऊ की, जहां पर बाल दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक ट्वीट सामने आया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, प्यारे बच्चों को बाल दिवस की शुभकामनाएं। आप सभी बच्चे हमेशा हंसते रहें, खेलते रहें, सभी बच्चे संवरते रहें और निखरते रहें। ये ट्वीट किया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से। आपको बता दें कि आज 14 नवंबर है और आज बाल दिवस के रूप में आज का दिन मनाया जाता है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने आज ये ट्वीट किया है। बच्चों के नाम ये ट्वीट किया गया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, प्यारे बच्चों, आप सभी को बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी सदा हंसते रहें, खेलते रहें, संवरते रहें और निखरते रहें। और बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख कर लेते हैं। गोरखपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज जनता दरबार लगाया। गोरखपुर में दूर दराज से आए फरियादियों की फरियाद सुनते हुए मुख्यमंत्री नजर आए हैं और फरियाद सुनने के बाद में निस्तारण के लिए भी अधिकारियों को सीधे निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। आपको बता दें कि अक्सर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ और गोरखपुर दोनों ही जगह पर जनता दरबार लगाते हुए नजर आते हैं और काफी संख्या में, हजारों की संख्या में लोग जनता दरबार में पहुंचते हैं, अपनी समस्याओं को एक पत्र के जरिए मुख्यमंत्री को सौंपते हैं, जिसके बाद में मुख्यमंत्री उस पत्र को पढ़ते हैं और अधिकारियों को निर्देश देते हैं कि भाई इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। और आश्वासन भी इस दौरान फरियादियों को दिया जाता है कि आपकी जो समस्या है उसका जल्द से जल्द निस्तारण होगा। तो ये कोई पहली बार नहीं है, हर बार ही मुख्यमंत्री जब भी गोरखपुर पहुंचते हैं तो जनता दरबार लगाते हुए नजर आते हैं और आज भी कुछ इसी तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं। और बतौर मुख्यमंत्री ही नहीं, जब वो वहां पर सांसद थे तब भी लगातार जनता दरबार लगाते रहे हैं। तो ऐसे में जो वहां के लोगों का जो भरोसा है वो अपने मुखिया पर और ज्यादा बढ़ जाता है। और अगली खबर वाराणसी से, जहां पर ज्ञानवापी मामले में आज अहम सुनवाई होनी है। आपको बता दें कि शिवलिंग की पूजा परिसर हिंदुओं को सौंपने की ये मांग है और ज्ञानवापी में मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित करने की मांग है।
वादी किरण सिंह की याचिका पर आज फैसला आ सकता है। सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये सुनवाई हुई है, जिस पर आज फैसला हो सकता है। पिछली सुनवाई में दोनों पक्षों की दलीलें पूरी हुई थी और आज ये फैसला दिया जा सकता है कोर्ट की तरफ से। तो देखना होगा कि कोर्ट आखिर इस पे क्या फैसला सुनाता है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये सुनवाई हुई है। दोनों पक्षों की तरफ से पिछली जो तारीख थी उसमें दोनों पक्षों की जो दलीलें हैं वो पूरी कर ली गई हैं, जिसके बाद अब आज फैसला आ सकता है। तो वाराणसी से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ज्ञानवापी मामले में आज अहम सुनवाई होनी है। आज फैसला सामने आ सकता है। शिवलिंग की पूजा परिसर हिंदुओं को सौंपने की मांग की गई है। ज्ञानवापी में मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित करने की मांग इसमें की गई है और इसके लिए दलीलें भी पेश हो चुकी हैं। वादी किरण सिंह की याचिका पर अब फैसला आ सकता है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में यह सुनवाई हुई है। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। बता दें कि 3 दिवसीय दौरे पर आज लखनऊ पहुंचेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। शाम 5 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे राजनाथ सिंह। महानगर विस्तार स्थित आवास पर लोगों से मुलाकात करेंगे। राजाजीपुरम में कल धानुक समाज के साथ संवाद करेंगे। कई अन्य कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। और अगली खबर भी राजधानी लखनऊ से, जहां पर डेंगू से 6वीं मौत हुई है। डेंगू से किशोर की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। परिजनों ने अस्पताल पर ही लापरवाही का आरोप लगा दिया है। लखनऊ में डेंगू के 36 नए मरीज मिले हैं। आलमबाग और इंदिरा नगर में सबसे ज्यादा मरीज हैं। तो लगातार डेंगू की रोकथाम के लिए तमाम निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से भी दिए गए। तमाम बैठकें भी हुई, लेकिन उसके बावजूद भी डेंगू के जो केसेस हैं वो लगातार लखनऊ में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 36 और नए मरीज डेंगू के लखनऊ में मिले हैं, जिसमें सबसे ज्यादा मरीज आलमबाग और इंदिरा नगर में हैं। और राजधानी लखनऊ में डेंगू से 6वीं मौत हुई है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। डेंगू का कहर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है राजधानी लखनऊ में। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एसके, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? डेंगू की रोकथाम के लिए तमाम कदम उठाए गए हैं प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से, लेकिन उसके बावजूद भी डेंगू पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो लगातार जिस तरीके की स्थिति लखनऊ में बनी हुई है वो कहीं न कहीं ज्यादा भयावह है। क्योंकि जिस तरीके से नगर निगम हो या तो स्थानीय तौर पर जो नगर निकाय विभाग के विभिन्न अधिकारी हैं, पहले देर तक सोते रहे। मतलब जो कदम समय रहते उठाए जाने चाहिए थे वो नहीं उठाए गए। जिस तरीके से फॉगिंग और एंटी लार्वा का छिड़काव किया जाना चाहिए था, जिस तरीके से कूड़े को लेकर निस्तारण नीति जो उत्तर प्रदेश सरकार की है उसके तहत काम किया जाना चाहिए था, वो नहीं किया गया। नगर निगम और जो संबंधित विभाग हैं वो पहले लगातार इस पूरे मामले को लेकर बेपरवाह बने रहे। और जब लखनऊ समेत प्रदेश में विभिन्न जिलों से लगातार डेंगू को लेकर केसेस सामने आने लगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे मामले का संज्ञान लिया, उसके बाद चीजें जरूर बेहतर होना शुरू हुई हैं। क्योंकि अब नगर निगम की तरफ से लगातार फॉगिंग और साथ ही साथ एंटी लार्वा का छिड़काव किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की टीमें संयुक्त रूप से लगातार जगह जगह जाकर लोगों को समझा रही हैं, उनको बता रही हैं कि जो उपाय हैं वो करें, डेंगू से बचाव के लिए किस तरीके से वो काम कर सकते हैं, वो चीजें लगातार उठाई जा रही हैं। हालांकि अभी तक अगर हम देखें तो आज 6ठी मौत लखनऊ में डेंगू से हो चुकी है और अब तक 6 लोग अपनी जान डेंगू से गंवा चुके हैं। 36 से ज्यादा मरीज पिछले 24 घंटों में लखनऊ में निकलकर सामने आए हैं, जो कहीं न कहीं बता रहे हैं कि लगातार जो निर्देश पहले से जारी किए गए थे अगर समय रहते उनका इंप्लीमेंट कर दिया जाता है तो शायद ये स्थिति लखनऊ में नहीं होती। और लगभग हर साल की ये स्थिति है कि जब जाड़े की शुरुआत के दिनों में चीजें होती हैं उस दौरान इस तरीके से डेंगू के मरीज निकलकर सामने आते हैं। लेकिन बावजूद इसके जो दिशा निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से जारी किए जाते हैं या ऊपर से निर्देश आते हैं उनका इंप्लीमेंटेशन जमीनी स्तर पर नहीं होता है। अभी तक नगर निगम की तरफ से लगातार फॉगिंग की जो चीजें थी वो कागजों पर की जा रही थी और दावे किए जा रहे थे कि सभी कुछ बेहतर है,
लेकिन लगातार जिस तरीके से मरीज निकलकर सामने आ रहे हैं वो बता रहा है कि किस तरीके से लगातार नगर निगम बेपरवाह बना रहा था। और जब चीजें पटरी से उतरी हैं, अब लगातार जब डेंगू के मरीज लखनऊ में निकलकर सामने आ रहे हैं, 6 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है, बड़े पैमाने पर मरीजों का अस्पताल और घरों में इलाज चल रहा है, जी। तो अब कहीं न कहीं नगर निगम लगातार लकीर पीट रहा है। अब देखना यह है कि जो प्रयास अब किए जा रहे हैं इनका फायदा कब तक मिल पाता है, क्योंकि अब लगातार क्योंकि मुख्यमंत्री खुद इन सारी चीजों को लेकर नजर बनाए हुए हैं, स्पष्ट तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि डेडिकेटेड हॉस्पिटल डेंगू के लिए बनाया जाए, कहीं पर भी दवाओं और बेड्स की कमी ना हो, कहीं जी। कोई मरीज अगर आता है तो तत्काल उसको भर्ती किया जाए, जो भी संभव इलाज है तत्काल उसको दिया जाए, कहीं कोई लापरवाही न बरती जाए, जो निजी पैथोलॉजी है उनके जो रेट्स हैं उनको भी निर्धारित किया जाए। तो अब चीजें जरूर नगर निगम की तरफ से की जा रही हैं। हालांकि फॉगिंग भी लगातार जारी है, एंटी लार्वा का छिड़काव लगातार जारी है, कूड़े का निस्तारण कोशिश किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा कराया जाए ताकि जो मच्छर जनित बीमारियां हैं उनसे बचा जा सके। हालांकि अब चीजें शुरू हुई हैं तो थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन कहीं न कहीं अभी भी लखनऊ में लगातार डेंगू के केसेस निकलकर सामने आ रहे हैं। अगर हम उन जी। इलाकों की बात करें तो इंदिरा नगर और आलमबाग वो इलाके हैं जहां पर ज्यादा मरीज पिछले 24 घंटे में निकलकर सामने आए हैं। जी चलिए, आप शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। इसके तो आपको बता दें कि जिस तरीके से लखनऊ की अगर बात करें तो लगातार डेंगू के केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और डेंगू के केसेस बढ़ने की वजह से हालांकि इसको रोकने के लिए लगातार अभियान भी चलाया जा रहा है, तमाम बैठकें भी की जा रही है कि जल्द से जल्द इस पर रोक लगाई जा सके। हालांकि देखना होगा कि डेंगू के इस कहर से कब राजधानी लखनऊ को राहत मिलेगी। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अब मुजफ्फरनगर की, जहां पर आरएलडी ने मदन भैया को अपना प्रत्याशी बनाया है। खतौली के उपचुनाव में पूर्व विधायक मदन भैया को प्रत्याशी घोषित किया गया है आरएलडी की तरफ से। आपको बता दें कि खतौली विधानसभा सीट पर आरएलडी और सपा दोनों मिलकर के चुनाव लड़ रही है, तो इसलिए लेकिन प्रत्याशी यहां पर आरएलडी की तरफ से उतारा गया है। प्रत्याशी मदन भैया है और सिसोली पहुंचे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत से भी उन्होंने आशीर्वाद लिया है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं मुजफ्फरनगर से। आरएलडी ने मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट से मदन भैया को अपना प्रत्याशी बनाया है। खतौली के उपचुनाव में पूर्व विधायक मदन भैया को अपना प्रत्याशी बनाया गया है और प्रत्याशी मदन भैया सिसौली पहुंचे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत से उन्होंने आशीर्वाद भी लिया है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं मुजफ्फरनगर से। आरएलडी ने मदन भैया को अपना प्रत्याशी बनाया है। अधिक जानकारी के साथ सचिन जौहरी जुड़ गए फोनलाइन पर। सचिन, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास? देखिए, जैसे ही कल जयंत चौधरी ने खतौली विधानसभा से मदन भैया का टिकट घोषित किया, उसके तुरंत बाद मदन भैया ने कुछ नहीं किया, सीधे उनका जो काफिला है वो सिसोली की ओर कूच कर गया और वहां पर जाकर उन्होंने जो भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं नरेश टिकैत, उनसे आशीर्वाद लिया, उनसे वार्तालाप की और आगे की रणनीति के लिए उनसे विचार विमर्श किया। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए सचिन। और अगली खबर ललितपुर से, जहां पर यात्रियों से भरी हुई एक बस हादसे का शिकार हो गई। इस बस में 60 से 65 यात्रियों के सवार होने का दावा किया जा रहा है। हादसे में करीब आधा दर्जन यात्री घायल हुए और इलाज के लिए उन्हें अस्पताल भेजा गया है। सागर से ग्वालियर ये बस जा रही थी और इसी दौरान ये बस हादसे का शिकार हो गई। 60 से 65 यात्रियों के सवार होने का दावा इस बस में किया जा रहा है और इस हादसे में करीब आधा दर्जन यात्री भी घायल हुए हैं। हालांकि घायलों को तुरंत ही इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका इलाज इस वक्त चल रहा है। ये बस सागर से ग्वालियर की ओर जा रही थी। इसी दौरान ललितपुर में ये बस हादसे का शिकार हो गई। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हादसे में करीब आधा दर्जन यात्रियों के घायल होने की जानकारी इस वक्त मिल रही है। इलाज के लिए हालांकि सभी को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। सागर से ग्वालियर ये बस जा रही थी। इसी दौरान ये बस हादसे का शिकार हो गई। और वहीं इटावा में भी एक यात्रियों से भरी हुई बस हादसे का शिकार हुई। दरअसल इस बस में भीषण आग लग गई। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर टूरिस्ट बस में ये भीषण आग लगी। जयपुर से नेपाल ये प्राइवेट बस जा रही थी, जिसमें 17 यात्री सवार थे। सभी यात्रियों को सुरक्षित बचा लिया गया। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है ऐसा आग लगने के पीछे की वजह। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं।
और इसी के साथ फिलहाल 10 के एजेंडे में मेरे साथ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।